नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। हिंदुस्तान के इतिहास में जब महिला आरक्षण बिल ऐतिहासिक समर्थन के साथ पारित हुआ तो महिला सशक्तिकरण के साथ साथ एक बहस और छिड़ी, और वो बहस थी ओबीसी को लेकर। कई विपक्षी दलों ने बिल में ओबीसी महिलाओं को भी शामिल करने की वकालत की। इस पर चर्चा हुई, तर्क दिए गए। इस बीच राहुल गांधी ने ओबीसी को लेकर अपने बयान से सियासत को और दिलचस्प बना दिया। राहुल गांधी ने देश में ओबीसी की आबादी से लेकर उनके प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाए। जवाब में बीजेपी की ओर से कई दलीलें पेश की गई, लेकिन सवाल यह है कि फिलहाल हर किसी के फोकस पर ओबीसी वर्ग क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि ओबीसी का बड़ा वोट बैंक ही दिल्ली का रास्ता दिखाता है? राहुल गांधी का ओबीसी कार्ड कितना फायदा दिलाएगा उनकी पार्टी को? मोदी तो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे के आगे कांग्रेस का कोई भी ओबीसी कार्ड काम करेगा? अगर नहीं तो क्या मान लिया जाए कि 24 में मोदी के लिए रास्ता ओबीसी ही आसान बनाएंगे? और विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, ओबीसी वर्ग प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर 100% अग्रीड है। इसी पर करेंगे आज की चर्चा। पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों के बयान। जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? तो ओबीसी के लिए लड़ाई क्यों है, ये तो बात सब समझ रहे हैं, क्योंकि ओबीसी जो है सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, वोटों का समूह है। ओबीसी वर्ग देश का लगभग आधी आबादी, आप मान लीजिए, उसको वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। और इसीलिए बीजेपी हो, कांग्रेस हो या तमाम और राजनीतिक दल हों, उनके बीच में इस बात की होड़ है कि कैसे ओबीसी पर अपनी छाप छोड़ी जाए। हमारे साथ बात करने के लिए कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। राखी राठौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राखी जी, स्वागत है आपका। साधना भारती जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। साधना जी, स्वागत आपका भी। नाहिद लारी खान जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। नाहिद जी, आपका बहुत स्वागत है। अनामिका अमर जी कलाकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ थोड़ी देर में वो जुड़ने जा रही हैं। राखी जी, राहुल गांधी का आज स्टेटमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल तो ये तो एक तो छलावा है, क्योंकि ये लागू कब होगा ये तो कोई जानता नहीं है। आज 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, और ये सब एक सिर्फ डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ताकि ओबीसी की जनगणना ना करानी पड़े, लोगों को पता ना चले कि ओबीसी की तादाद कितनी है देश में। वो कह रहे हैं लेकिन मैं ये जानकर रहूंगा कि देश के अंदर कितना ओबीसी रहता है। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, उनका अभिनंदन करना चाहूँगी। जिस समय का, जिस टाइम का हम इंतज़ार 27 सालों से कर रहे थे, वो महिलाओं को अधिकार दिलाने का काम जो है आदरणीय मोदी जी ने किया है। और जिस तरह से हमारे देश की आधी आबादी को अब पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में अपनी जो है वो भागीदारी मिलेगी, उसके लिए सभी महिलाओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक बात देखिए लगातार सवालों की आ रही है सौरभ जी, सवाल जो है वो राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं, लेकिन हर बार कई बार इस तरह की चीज़ें आई, चाहे मैं धारा 370 की बात करूं, चाहे मैं राम मंदिर के निर्माण की बात करूं, चाहे वैक्सीन लगाने की बात करूं, हर बार इन्होंने डाउट क्रिएट किया। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और इसीलिए जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
राज्यसभा में ये कहते हैं कि 2029 के अंदर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करा देंगे तो कराएंगे, क्योंकि 2026 के बाद में जब भी सेंसस होगा तो उसका इस बार डिजिटल माध्यम से होगा जिसमें समय कम लगेगा, और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन के गठन के बाद में इसका हम लोग 2029 के अंदर महिलाओं को निश्चित तौर पे इसका लाभ होगा। और सौरभ जी देखिए, जहां तक मैं कहती हूँ कि 2029 तक इसका ऑफिशियली लाभ होगा, लेकिन अगर इस बीच में जो इलेक्शंस होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर साल इलेक्शंस होते हैं, चाहे स्टेट में हो चाहे पूरे देश में हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक फायदा आपको रिफ्लेक्ट होगा। जैसे हमारी पार्टी ने 33% आरक्षण जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर महिलाओं के लिए जो कमेटियां बनती हैं, जो भी कमेटी बनती है, 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर रखी है। और जिस तरह से ये बिल पास हुआ है, जिस तरह से सर्वसम्मति से ऑलमोस्ट कहें, भारी बहुमत से आप कहें इसको पास हुआ है, उसके लगता है कि आगे आने वाले समय में जो भी इलेक्शन होगा, बाकी पार्टीज पे भी ये प्रेशर होगा कि वो अपनी महिलाओं को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने जो भी टीम है उनमें आगे लाने का प्रयास करें, और इसका एक अनऑफिशियल इम्पैक्ट आपको आगे आने वाले इलेक्शंस में भी नजर आएगा। बेसिकली जब भी कोई चीज आती है तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्राउंड लेवल पे उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है, इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। तो मैं तो ये कहूंगी आज से ही इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो महिलाओं की ताकत थी वो एक ऐसी ताकत थी कि जिन पार्टीज ने 2010 के अंदर इस पूरे बिल को अपोज किया, आज हिम्मत नहीं हुई राज्यसभा में, लोकसभा में कि इसको अपोजिशन कर ले। तो ये महिलाओं की ताकत है, महिलाओं को बहुत बहुत बधाई, और इसी एकता की वजह से जो है वो महिलाएं जीत पाई। अब इसको इससे डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। महिलाओं को आगे लाने का काम जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने किया, और मुख्य बात देखिए सौरभ जी ये है कि जब हम कोई पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाने से पहले जो तैयारी की जाती है, मिट्टी की खुदाई होगी, उसमें खाद डाला जाएगा, उसके बाद उस पेड़ को लगाया जाएगा, तो पेड़ बेहतर तरीके से पनपेगा। और यही काम सोशली और इकोनॉमिकली महिलाओं को स्ट्रेंथन करने का काम पिछले 9.5 साल में हुआ। चाहे टॉयलेट्स के निर्माण की बात करूं, चाहे उज्ज्वला योजना के सिलेंडर्स की बात करूं, उनके आवास के अंदर उनकी भागीदारी, उनके मालिकाना हक की मैं बात करूं, तो लगातार ये काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और जिसके माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। साधना जी आपको जवाब देना चाहिए। ठीक है राखी जी, मैं आपकी जरा आपकी बात सुनी, जवाब उनका ले लें। राखी जी, राहुल गांधी ने कहा कि ये जो महिला आरक्षण विधेयक लेकर के आई बीजेपी, ये एक डाइवर्जन है ताकि देश में ओबीसी की जनगणना ना करानी पड़े, पिछड़ी जातियों की जनगणना ना करानी पड़े। सवाल ये कि डाइवर्जन ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है या कांग्रेस पार्टी डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत ये बयान दे रही है ताकि ये महिला आरक्षण कानून इन्होंने बना दिया, इसका श्रेय इनको ना मिल जाए? मुझसे पूछ रहे हैं जी? साधना जी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे आदरणीय सौरभ जी, सबसे पहले ये साधना जी से प्रश्न था मेरा। राखी जी आए थे सौरभ जी, ये वाला पूरा बिल मुझसे राखी जी मुझसे प्रश्न है, मैं अपना जवाब दे देती हूँ। आपको पर्याप्त समय मिला है और उम्मीद करती हूँ मुझे भी उतना ही पर्याप्त समय मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बार बार ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई ऐतिहासिक काम कर दिया, तो ये ऐतिहासिक काम पिछले 9.5 सालों में किया जा सकता था, क्योंकि इनके पास पूर्ण बहुमत था। अब तक ये बिल इसीलिए पास नहीं हो पाया था सर्वसहमति से इसीलिए हुआ क्योंकि सब चाहते थे, बिल्कुल सही बात है। अब तक नहीं हो पाया था क्योंकि किसी ऐसी सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है बिल ले आए, खीर बना दी, आज कहते हैं बटेगी 15 साल बाद। तो ऐसी खीर आज क्यों बनाई आपने? इसका मतलब खीर का लालच दिया जा रहा है, खीर को बांटने की मंशा नहीं है। इन्होंने इस बिल के लिए जब पहला अपना वक्ता सामने लाया तो वो कौन थे? वो थे निशिकांत दुबे, जिन्होंने महिला पत्रकारों का अपमान किया, एक महिला विधायिका और महिला सांसद को की तुलना एक वैश्या से नगरवधु कहकर की। इन्हीं की पार्टी में ऐसे नेता हुए, कौन है सांसद मैं बता देती हूँ, महेश शर्मा जी, जिन्होंने सीता माता का अस्तित्व नकार दिया था। इन्हीं की पार्टी के आज अलायंस करके बने हुए हैं संजय निषाद जी। कौन है संजय निषाद जी? जो कहते हैं कि कौशल्या माता के उन्होंने सतीत्व पर प्रश्न उठाया, राम जी की वल्दियत पर प्रश्न उठाया और कहा भगवान राम जी तो दशरथ के पुत्र ही नहीं है। इनके यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि पॉक्सो में गिरफ्तार नहीं हो पाते, उसके उलट जो यौन शोषण का आरोप, वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बेटियां लगाती हैं, उन्हें सड़कों पर पिटवाया जाता है, बलात्कारियों को संस्कारी बताया जाता है। तो महिलाओं की हितैषी बनने का प्रयास आप मत कीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय राखी जी, आप हमें बस इतना बता दीजिए, अपने मुंह से आप 2026 कह रही हैं, अरे आपने ये क्लॉज क्यों बीच में लगाया कि परिसीमन के बाद? और जो परिसीमन पर रोक है वो तो जनसंख्या आधारित परिसीमन पर रोक है, महिला आरक्षण के लिए कोई परिसीमन पर रोक नहीं है। आप महिला आरक्षण तत्काल लागू कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहते?
क्योंकि आपकी मंशा नहीं है। आप कहती हैं बार बार, क्योंकि आप लगातार कई चैनलों पर मेरे साथ बैठती हैं, आप पूछते हैं आपने क्या किया 10 सालों में, वो बताइए। तो मैं तो हमेशा बताती हूँ, फिर बता देती हूँ। नगर निगम निकायों पंचायतों में 50% तक का आरक्षण हमने दिया। हमने प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर, और उत्तर प्रदेश जहाँ के आपके मुख्यमंत्री जी इस विधेयक को पाप बताते आए हैं कि कांग्रेस का पाप अपने सर लेने की जरूरत नहीं है महिला आरक्षण बिल पर। तो आज उनसे पूछिए कि आज भी पाप मानते हैं। उसी उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी के रूप में हमने दी। अब मैं बात कर रही हूँ ओबीसी की, अंतिम बात करूंगी। देखिए, आप ओबीसी की बात करते हैं, आपने अभी अपने ओपनिंग कमेंट में आदरणीय सौरभ जी जब आपने बोला तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक हूँ। इसीलिए मैं पूछती हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी ओबीसी से आते हैं और हर चुनाव में अपने आप को पिछड़े वर्ग का बताते हैं, तो फिर अपने वायदे से क्यों मुकर जाते हैं? क्यों जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं? और जब अमित शाह जी जाकर लोकसभा में कहते हैं हमने 29 ओबीसी मंत्री दिए, 85 ओबीसी सांसद दिए, जी तो साधना मैं जी, उनके लिए भी कहती हूँ, एक अंतिम बात कह रही हूँ, मुझे बस 30 सेकंड दीजिए, कि जब वो मंत्री ये कहते हैं कि 85 सांसद 29 मंत्री दिए, तो वो 29 मंत्री 85 सांसद क्यों नहीं बोले महिला आरक्षण में ओबीसी के लिए, जगह के लिए? क्योंकि वो सब बीजेपी की अम्माजान आरएसएस के हाथों की कठपुतली बने हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अब की बार ऐसे विभीषण और जयचंदों को हम त्यागेंगे। राखी जी, माफ कीजिएगा साधना जी, अच्छा किया आपने बता दिया कि आप अपने ओबीसी मोर्चा की एक पदाधिकारी भी हैं। मैं तो केवल कांग्रेस पार्टी से एक बात जानना चाह रहा हूं, आप इनसे खूब पूछिए कि आप ओबीसी पर क्यों नहीं लाने, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं, ओबीसी जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं। आपका पूछना अधिकार बनता है, लेकिन हम कांग्रेस से ये पूछना चाहते हैं कि आपके स्टैंड में परिवर्तन क्यों आया है? जब इस बिल को आपने राज्यसभा से पारित कराया था, तब उस वक्त ओबीसी के लिए इसमें प्रावधान क्यों नहीं रखा गया था? सोनिया गांधी जी का स्टेटमेंट उस वक्त यह था कि इन दलों को कौन रोक रहा है 33% आरक्षित सीटों में से ओबीसी महिलाओं को टिकट दे दें। आपने क्यों नहीं प्रावधान किया था जो आज आप इनसे चाहते हैं? मुझे लगता है वो गलती थी कांग्रेस पार्टी की जो हमने ओबीसी के लिए नहीं किया और राज्यसभा में उसको पारित किया, और उस गलती को 1 मिनट सुधारा और 2011 में जातिगत जनगणना कराई। राम मंदिर की बात कर रही थी, पहली बात, राम मंदिर भाजपा के कहने पर नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, और उस राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी ओबीसी ट्रस्टी नहीं है, कोई ओबीसी सदस्य नहीं है। तो आपने कहा आपने अपनी गलती सुधारी, आपने जनगणना कराई, जातिगत जनगणना, फिर आपने उसका डेटा क्यों नहीं जारी किया? अरे कांग्रेस, इसकी भाजपा की इनकी सरकार थी, इन्होंने तो सदन में कहा ना कि नहीं दे सकते डाटा, इन्होंने ही कहा कि हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, दिखाने लायक नहीं है। हम तो आज भी कह रहे हैं कर दीजिए, उसके आधार पर जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी भागीदारी दे। अच्छा चलिए ठीक है, उमा जी तो खुद, चलिए मुझे कम से कम इस बात की संतुष्टि है कि आपने बिना किसी लाग लपेट के जवाब दिया। आपने कहा वो उस वक्त कांग्रेस पार्टी की गलती थी कि महिला आरक्षणों में ओबीसी का कोटा नहीं रखा गया था। मैं एक बात जानना चाहता हूं, हमारे साथ जुड़ रही हैं अनामिका अम्बर जी, कलाकार भी हैं और आप वुमेन्स एक्टिविस्ट भी हैं। अनामिका जी, स्वागत है आपका। देखिए, यहां पर बहस इस बात की चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को ये महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने का श्रेय मिलेगा या नहीं मिलेगा। और पॉलिटिकल पार्टी है तो जाहिर है कि फिर वो ये उम्मीद भी करते हैं कि इसके उनको कुछ वोटों का भी इसमें लाभ हो। आपको क्या लगता है, ये ऐतिहासिक कानून बनने के बाद नरेंद्र मोदी के लिए महिला वर्ग के अंदर, समाज में इस वक्त कितना और स्थान बन गया? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका भी और तमाम उन लोगों का भी जो इस बारे में सोच करके प्रसन्न भी है और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित भी करते हैं जिसमें नारी अपनी बात कह पा रही है। और यहाँ पैनल पर जितनी नारियां उपस्थित है, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा मौका, नारी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से वंदित किया गया है, वंदन किया गया है, तो इसका स्वागत भी खुश होकर के ही करना चाहिए। ज्यादा मीन मेक निकाल के और बहुत झुका करने जैसा कुछ नहीं है। अच्छा, कि आपने की मोदी जी ने इस बात को केवल आगे बढ़ाया है और पहले से ही इसकी नींव रखी जा चुकी थी, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जब कोई बीज बोया जाता है तो उसकी लगातार देखरेख भी करनी चाहिए और उसको सिंचित करके, उसमें खाद पानी दे करके, उस वृक्ष को बड़ा करके उससे जो फल पारित होते हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाने चाहिए। और इस समय मुझे लगता है देश की हर नारी को
यही लग रहा है। और वो आप किसी से भी बात करेंगे जो किसी पार्टी से नहीं जुड़ी है, वो केवल और केवल अपनी खुशी ही जाहिर करेगी। और मैं भी अपनी खुशी जाहिर करूंगी, और खुशी जाहिर करते हुए एक बात जरूर कहूंगी, जी आखिर हर नारी को मिला क्या है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, और क्योंकि कवित्री हूं तो अपनी पंक्तियों से ही इस बात को पूरा करूंगी कि प्रतिभा ने एक संबल पाया, प्रतिभा ने एक संबल पाया, शक्ति को आधार मिला, बिखरे बिखरे अरमानों को एक सुघड़ आकार मिला, और बड़े रसीले पल आए हैं उम्मीदों के विरवों पर, आरक्षण से महिलाओं को सपनों का संसार मिला। आरक्षण से महिलाओं को संसार। और एक बात है कि शने कंथा शने पंथा शने पर्वत लंघन शने शने वित्तम पच्चतानी शने शने। जब आगाज हो गया है इस कार्य को करने की, हम लोगों तक ये कार्य कर दिया है, करके दिखा दिया है, जी अब थोड़ा और सब्र रखा जाए। ठीक है, ठीक है अनामिका जी, आपकी आवाज बहुत थोड़ा कट कट के आ रही है, लेकिन आपने जो पंक्तियां कही वो हम तक पहुंच गई। आपने जो बात की उसकी भावना पूरी तरह दर्शकों तक पहुंच गई है। नाहिद जी का रुख करना चाहते हैं। देखिए, अनामिका जी ने ये कहा कि ये नारी की वंदना के लिए, नारी की सशक्तिकरण के लिए जो काम किया गया इस सरकार के द्वारा, उसमें और सबका साथ दिया, हर पार्टी का समर्थन उसमें मिला, आपकी पार्टी का समर्थन आपको मिला, उस बिल को मिला, इसलिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मीन में एक न निकालें। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा, गृह मंत्री ने भी ये कहा लोकसभा के अंदर, इसमें अगर कोई कमी रह गई होगी तो उसको और आगे दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन ये सही है कि ये कानून बना। मेरे सामने तो चार चार नारियां बैठी हैं, मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं ये जो काम हुआ है उसके लिए। वो कह रहे हैं कि अभी मीन में निकालने का वक्त नहीं है। नाहिद जी। नहीं सौरभ जी, देखिए आप सभी को बधाई दे रही है, अच्छी बात है, और सभी महिलाएं खुश भी हैं कि एक विमेन रिजर्वेशन बिल आखिर पास हो गया। ये तो खुशी की बात है, सभी महिलाएं खुश भी। लेकिन अभी आप बात कर रहे थे जातिगत जनगणना की। जी देखिए, भाजपा की केंद्र सरकार ने तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट कर दिया कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। तो बीजेपी से तो आप उम्मीद कर नहीं सकते कि वो जातिगत जनगणना कराएंगे। हाँ, ये जरूर है कि अभी ये गयाराम सरकार है, तो अब जो आयाराम सरकार है, यानी इंडिया की जो आने वाली सरकार है, ये निश्चित रूप से जातिगत जनगणना कराएगी, ताकि जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हर क्षेत्र में हो जाए, चाहे प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, परचून की दुकान से लेकर बिरला की फैक्ट्री तक, और छोटे अखबार से लेकर बड़े मीडिया हाउस तक। अब जो आप बात कर रहे हैं हाउस की, जो अभी विशेष सत्र बुलाया, देखिए आरएसएस और बीजेपी का चेहरा खुलकर सबके सामने आ रहा है। जिस प्रकार से अमृतकाल की बात की, 75 साल की बात की, विशेष सत्र की बात की, ये सब इसलिए किया बीजेपी ने ताकि जो 54% आबादी है, पिछड़े वर्ग, उनको बीजेपी बता सके कि बीजेपी उनसे सख्त नफरत करती है, बीजेपी उनकी सख्त विरोधी है, इसीलिए उनकी समाज की महिलाओं को, यानी पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहती। मतलब जो कुल मिलाकर मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल आया है, ये दरअसल ये आधा अधूरा बिल आया। ठीक है, आप ये समझे कि बीजेपी के पुरखों ने ही तो आखिर ये अपमान भरा शब्द दिया है, पिछड़ा शब्द, ये पुरखों ने दिया। इससे पहले तो इनको किसान बोला जाता था। और आप ये समझिए कि जिस प्रकार से अभी कल हाउस में, जिस प्रकार से बीजेपी के एक सांसद, क्या नाम है, भिगोड़ी या भगौड़ी, क्या नाम है उनका, उन्होंने जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के सांसद का अपमान किया, ये केवल जो दानिश अली साहब का अपमान नहीं है, बल्कि ये समस्त बहुजन समाज का अपमान है। दरअसल बीजेपी बताना चाहती है अपने सांसद के थ्रू, क्योंकि 8 दिन पहले आप ही लोगों के चैनलों में आया कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपने सारे सांसदों को ट्रेन किया है कि हाउस में क्या कहना है, कैसा व्यवहार रखना है, क्या बोलना है। तो ये उनको ट्रेनिंग दी गई कि आपको हाउस में दरअसल बहाना बनाकर, दानिश अली तो बहाना है, उनके बहाने जो समस्त दलित समाज को आपको गरियाना है, अपशब्द कहना, क्योंकि बीजेपी की तो बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में दलित पिछड़े विरोध पर पड़ी कि पिछड़े और दलित देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, चाहे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी हो। आप ये समझिए, जब अच्छा मुझे एक बात का उत्तर दीजिए नाहिद जी, मैं फिर आपने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब मैं लेता हूँ राखी जी से। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि हम लोग, अच्छा मुझे उतना टाइम तो दीजिए सौरभ जी, केवल बहुत जल्दी मैं अपनी बात कह लीजिए। आप याद करिए कि जब 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने तो 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलवाया कि मेरे से पहले यहाँ पिछड़े दलित समाज के मुख्यमंत्री रहे, या पवित्र हो गया, इसका शुद्धिकरण कराए। तो ये वो पार्टी है जो पिछड़े दलित विरोधी पार्टी। जब बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा की थी, तो बीजेपी के यूथ विंग के लोगों ने, अनेकों पदाधिकारियों ने आत्मदाह कर लिया। अच्छा ठीक है मैम, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा राखी जी से। मेरा सवाल आपसे ये है कि 2014, 2019 बल्कि और 2009 से शुरू कर लीजिए,
2009 में भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी का वोट मिला था 22% वोट। 2019 में आते आते ये आंकड़ा डबल हो गया, बिल्कुल डबल, 44%। तो 44% देश का ओबीसी अगर भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त पसंद करके उसको वोट दे रहा है, तो किस बुनियाद पर आप ये कहती हैं कि ये पार्टी जो है ओबीसी विरोधी है या ओबीसी इसका समर्थन नहीं करेगा? मैं बता देती हूँ, देखिए सीधे सीधे जो महिला आरक्षण बिल आया उसी से आप समझ लीजिए, सीधे सीधे बीजेपी ने के सख्त विरोधी हो गई 54% आबादी, क्योंकि आपने ओबीसी महिलाओं को इसमें जो है आरक्षण नहीं दिया। एससी एसटी महिलाओं को जो दिया वो भी जो हमारे कहने पर, हमारे दबाव में, विपक्ष के दबाव में दिया, उनको भी आपको देने की मंशा नहीं। अगर मंशा होती, अगर आप दलित प्रेमी होते तो आज दानिश अली साहब के बहाने दलित समाज को गरियाने और अपशब्द कहने का काम नहीं कर रहे। तो ये जो किया है ये भी हमारे वजह से किया है। तो आप ये समझिए कि ये इसलिए 94% पीडीए दैट इज पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी समाज देख रहा है कि बीजेपी सख्त विरोधी है उनका, इसका जवाब देगा पीडीए भी। 2024 के चुनाव में पीडीए ने तय कर लिया है कि जिस प्रकार से मणिपुर में जघन्य अपराध हुआ, मैंने बताया कि 44% ओबीसी वोट इनको मिलता है, आपने उसका सीधा मतलब ये निकाल दिया कि बाकी जितने हैं वो इनके खिलाफ हैं। तो इस लिहाज से देखें तो आपकी पार्टी को कितना ओबीसी वोट मिला या कांग्रेस पार्टी को कितना वोट मिला, वो तो फिर बीजेपी से भी कम है। तो इसका मतलब ओबीसी आपको, आपकी पार्टी तो और ओबीसी विरोधी मानी जानी चाहिए। मैं केवल आपके लॉजिक से बात कर रहा हूँ। मैं एक जवाब दे देती हूँ सौरभ जी। हाँ। सौरभ जी देखिए 2019 की ना बात करिए, फिर हम और पीछे चले जाएंगे जब बीजेपी। इसीलिए मैंने 19 तक की बात करी, मैं तो पिछले चुनाव का उदाहरण दे रहा हूँ। मैं आप मौजूदा की बात करिए, लेटेस्ट बात करिए। जो लेटेस्ट चुनाव हुआ उसी का तो उदाहरण देंगे ना नाइक जी। नहीं, मैं आपको लेटेस्ट उदाहरण दे रही हूँ ना। लेटेस्ट उदाहरण देखिए, अभी लेटेस्ट चुनाव हुआ मैनपुरी चुनाव, लोकसभा उपचुनाव का। बीजेपी की करारी हार हुई, लगभग 3 लाख वोटों से हारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। अभी घोसी उपचुनाव हुआ, 45,000 लगभग 45,000 वोटों से हारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी जीती। पंजाब में चुनाव हुआ, 1 रन से आउट हो गई। अच्छा चलिए ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।